तो हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला पे। जैसा कि आपको पता है, प्रकाश का परावर्तन हो चुका है कंप्लीट। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ाई। तो सबसे पहले आपको बताते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के किरण का अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश का अपवर्तन सिर्फ पारदर्शी पदार्थों से ही होता है, उदाहरण सीसा, वायु, जल आदि। तो आपको बता दूं कि प्रकाश के परावर्तन में क्या हो रहा था, सतह से टकराने के पश्चात जो प्रकाश था वो उसी माध्यम में वापस लौट जा रहा था। लेकिन अगर बात करें प्रकाश के अपवर्तन की, तो जैसा कि आपको यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि प्रकाश की किरण आती है, एक क्या पारदर्शी जो माध्यम है उससे टकराती है और टकराने के बाद में उसके आर पार निकल जाती है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके जो उदाहरण हैं वो आपको दिए गए सीसा, वायु, जल आदि। और आपको बता दूं कि प्रकाश का अपवर्तन केवल और केवल उन्हीं पदार्थों में संभव है जो कि पारदर्शी हों। अगर अपारदर्शी होंगे तो वो परावर्तन की जो प्रक्रिया है उसको दिखाने लगेंगे। तो इसी के साथ चलते हैं कुछ कारणों की तरफ। तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण, तो आपको बता दूं, अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन देखने को मिलता है। ये एक इस तरीके से आपको समझा सकता हूँ। मान लीजिए क्या है कि आप मिट्टी पे दौड़ रहे हैं और उस पर आपकी स्पीड क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, चाल क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन वही अगर मैं आपको क्या करूँ, पानी पे दौड़ने के लिए कहा जाए तो पानी में दौड़ने पे आपकी क्या होगी, ज़मीन के मुकाबले जो चाल है वो कम होगी। तो यही कारण होता है प्रकाश के अपवर्तन का। प्रकाश के अपवर्तन के नियम की बात करें तो आपको बता दूं, जिस तरीके से परावर्तन के दो नियम थे वैसे ही अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। वहाँ पे परावर्तित किरण था और यहाँ पे अपवर्तित किरण, खाली इतना सा अंतर देखने को मिल रहा है। दूसरा, जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण आई की ज्या, अपवर्तन कोण आर, यहाँ पे आर नहीं लिखा है, आर की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है, जिन्होंने नहीं देखी वो जा करके जरूर देखें। तो स्नेल का अपवर्तन का नियम क्या है, जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण आई की ज्या और अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसी नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि अपवर्तन के समय प्रकाश का मार्ग। तो आपको बता दूं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम यानी कि विरल से दूसरे माध्यम यानी सघन में जाती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब यही प्रकाश किरण सघन से विरल की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर भागती जाती है। ये कंडीशन याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन मैं आपको बता दूं, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो यहाँ तक तो हमने सब पढ़ लिया। चलते इसके फिगर की तरफ, वो फिगर की हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्रकाश की किरण है, ध्यान से देखिएगा, एक प्रकाश की किरण है जो कि आ रही है, ये हमारी किरण आई और देखिए क्या हुई, ये सीधे ना जाकर के किधर, अभिलंब की तरफ झुक गई, सीधे ना जाके किधर, अभिलंब की तरफ यहाँ पे झुक गई। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। देखिए मैं आपको पूरा दिखाता हूँ एक एक चीज़ डिटेल में, जो ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, दोबारा से उसको एक्सप्लेन करूँगा। ये हमारा क्या है, अभिलंब है, ये आई, जानी ऐसे थी, गई कहाँ, ऐसे गई ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये अभिलंब की तरफ झुक गई। अब देखिए अभी कहाँ से कहाँ हम गए थे, अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा था, ऊपर हमने ये पढ़ा था कि जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या हो गया, ये विरल हो गया, ठीक है।
और ये क्या हो गया, दूसरा माध्यम में ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सघन हो जाएगा। तो जब विरल से सघन आई तो क्या हुआ, अभिलंब की तरफ किरण झुक गई। लेकिन यहाँ पे देखिए सघन से विरल की तरफ जा रही है तो अभिलंब से दूर हटती जाएगी। ये चीज़ आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलते हैं वीडियो में हम थोड़ा सा आगे। अब बात आती है कि आपने ये तो बता दिया कि सघन और विरल, लेकिन सघन और विरल होता क्या है, तो आपको बता दूं, वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वह सघन माध्यम कहलाता है। इस माध्यम के कण अधिक घने होते हैं। वहीं विरल माध्यम, वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक कम होता है वह विरल माध्यम कहलाता है। इस माध्यम के कणों का घनत्व कम होता है। तो जिस माध्यम के कणों का घनत्व जो है वो ज़्यादा, वो सघन हो जाएंगे। माध्यम के कणों का घनत्व जो है वो कम, वो विरल हो जाएगा। तो इसके बाद में एक पॉइंट यहाँ दिया है, किसी माध्यम का सघन और विरल होना दो माध्यमों के बीच तुलनात्मक अध्ययन है। यह निर्भर करता है कि कौन सा माध्यम किस माध्यम के सापेक्ष अधिक घनत्व है और कौन सा विरल है। मतलब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि अगर हम वायु से आएंगे तो वो हमेशा हमारा क्या कहलाए, विरल माध्यम कहलाए। हमेशा ये डिपेंड करेगा उसके तुलनात्मक अध्ययन पे, ठीक है, कि किसका घनत्व ज़्यादा है और किसका घनत्व कम है। जैसे पानी ले लीजिए और उसी की जगह पे साथ में आप ले लीजिए तेल, तो दोनों में काफ़ी अंतर आ जाता है उस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश के परावर्तन से होने वाली कुछ परिघटनाएं। नंबर 1, शीशे के गिलास में रखा पेंसिल या चम्मच मुड़ी हुई नज़र आना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आपने अधिकतर देखा होगा कि जब भी हम क्या करते हैं, बाल्टी के अंदर कोई चीज़ डालते हैं, जब साइड से देखते हैं तो कम गहरा लगता है और ऊपर से देखते हैं तो ज़्यादा गहरा लगता है। तो ये परिघटना भी प्रकाश के अपवर्तन को ही दिखाती है। क्या लिखा है, जब हम किसी शीशे के गिलास में आधा पानी भरकर उसमें एक पेंसिल को आंशिक रूप से डुबोते, आंशिक मतलब थोड़ा, तो यह मुड़ी हुई नजर आती। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जल की सतह के अंदर की पेंसिल जो सीधी होनी चाहिए मुड़ी हुई नजर आती है। यह प्रकाश के अपवर्तन का वही नियम लागू होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये हो जाता है हमारा पहला एग्जाम्पल। चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे पहले फिगर देख लीजिए, कुछ इस तरीके से बात हो रही थी कि ये पेंसिल तो डाली गई, पेंसिल कुछ ऐसे आनी चाहिए थी, बट यहाँ पे एट दिस पॉइंट पे हमको क्या है, ये टेढ़ी नज़र आ रही है। तो ऐसा इसी वजह से होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत अच्छा दिया गया है कि शीशे के गिलास में रखा सिक्का उठा हुआ नज़र आता है। ठीक है, जैसे ऐसे ही जब हम कोई सिक्का पानी से भरे गिलास में रखते हैं तो देखते हैं कि सिक्का उठा हुआ नजर आता है। ये घटना भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होती है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। दूसरा उदाहरण है, कांच के बर्तन में रखा नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा नज़र आता है। तो यहाँ पे देखिए सिक्का जो है आपको कितना एकदम तली पे नज़र आ रहा है, बट एक्चुअल में यहाँ पे नहीं है। तो ये इसका एग्जाम्पल दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए कुछ और चीज़ें बताई गई हैं। क्या कह रहे हैं, अलग अलग द्रव्यों में पेंसिल की अथवा प्रकाश का झुकाव अलग होता है। दूसरा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसका संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इसी में एक टर्म आया अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक क्या होता है, चलिए जान लेते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये विचलन माध्यम और उस माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। अतः अपवर्तनांक माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात, जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण I की ज्या तथा अपवर्तन कोण R की ज्या का अनुपात एक नियतांक यानी कि स्थिरांक होता है। नियतांक एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसी स्थिरांक के मान को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसको कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। मान लीजिए एयर से जा रहे हैं कहाँ, ग्लास में, तो इसको ANG से दिखाते हैं या AμG से भी दिखाते हैं। प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक,
किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलते हैं नीचे, आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। ठीक है, क्या दिया है? गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। तो लेंस क्या होता है? दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, वो लेंस होता है। तो यहाँ जैसे देखिए ये मोहतरमा दिखाई दे रही हैं, इन्होंने क्या कि आँख पर अपने ये देखिए हाथ में क्या है, लेंस लगा रही हैं, जो कि लगभग 70 से 75% पानी से बना होता है। तो चलिए अब बात आती लेंस के प्रकार क्या हैं। तो आपको बता दूं लेंस के बेसिकली सिर्फ दो प्रकार होते हैं, एक उत्तल एक अवतल। इनके कॉम्बिनेशन से हम बहुत सारे लेंस बनाते हैं, बट रियलिटी में दो ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, वह लेंस जिसके दोनों बाहरी गोलीय पृष्ठों पर उभरा बाहर की ओर हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। मतलब देखिए आपने क्या देखा, एक ये है और एक ये है। ठीक है, दोनों में जो उभार है वो किधर है, बाहर की तरफ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। तो यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं, उत्तल लेंस की एक जो प्रॉपर्टी है वो आपको बता दूं, ये क्या करता है, सभी लाइनों को यानी कि सभी प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पर ला करके क्या करता है, मिलाता है, जैसा कि आपको यहाँ फिगर में नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन है जो आगे पूछेंगे आपसे, लेकिन अभी नहीं। अगला क्या दिया गया है, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस वह लेंस जिसके दोनों बाहरी गोलीय पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हों, मतलब कुछ इस तरीके से। ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे। इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि यह अपने से गुजरने वाले प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देता है। तो इनको क्या कहते हैं, अपसरित कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं, जो कि क्या करता है, हर एक डिफरेंट जो किरण है उनको ले करके क्या करता है, एक ही बिंदु पर ला करके मिलाता है। तो उत्तल लेंस को दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो अभिसारी लेंस, अवतल को अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। जैसा कि यहाँ एक फिगर देखिए, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका फिगर है, देखिए मैंने कहा था ना ये कुछ इस तरीके से होता है, ये कर्व है, ये कर्व है। ठीक है, तो इसमें जो ये अंदर वाला हिस्सा है यही इसका क्या है, अपवर्तनांक कराएगा, यही प्रकाश की किरण को इधर उधर करेगा, मतलब परावर्तित करेगा। इसमें जब प्रकाश की किरण आती है तो आने के बाद वो किसी रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे नहीं मिलती, वो क्या करती, एक दूसरे से दूर जाती है। जब इसका इमेजिनरी पाथ हम बनाते हैं तो किसी पॉइंट पे आकर के ये मीट करती है और इसी को इसका फोकस माना जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात करें वक्रता केंद्र क्या होता है, तो आपको बता दूं सभी गोलीय लेंस के प्रत्येक पृष्ठ एक गोले के भाग होते हैं। इन गोलों के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C1 और C2 से दर्शाते हैं। वक्रता केंद्र क्या है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो एक बार फिर से रिवीजन भी हो जाएगा आपका। मुख्य अक्ष क्या होता है, किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाले प्रकाश की एक काल्पनिक सीधी रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये है, ये जो लाइन है, तो इसी को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। ये काल्पनिक होती है, वास्तविक नहीं होती है। कैसी होती है ये, कैसी होती, काल्पनिक होती है। प्रकाशिक केंद्र, लेंस का केंद्रीय बिंदु इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे प्रायः अक्षर O से निरूपित करते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें बिना किसी विचलन के निर्गत होती हैं। इसके बाद में बात आती है द्वारक की। तो आपको बता दूं गोलीय लेंस की वक्रताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक होता है। जैसे ये है, तो ये जो पॉइंट है M1 और M2, इन्हीं को क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे। ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलते हैं थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं कुछ और डिटेल के बारे में। पतले लेंस, ऐसे लेंस जिनका द्वारक इनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है, ऐसे लेंस छोटे द्वारक के पतले लेंस कहलाते हैं। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, उत्तल के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की बहुत सी किरणें आपतित हैं। ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसारित होती हैं, किसी बिंदु पर जाकर के मिलती हैं। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। साथ बात आती है अवतल लेंस का मुख्य फोकस।
अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की अनेक किरणें आपतित होती हैं। ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसारित होती प्रतीत होती हैं। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, एक और है, इसको भी जान लेते हैं। लेंस की फोकस दूरी क्या है? लेंस की फोकस दूरी, तो किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है। आपको बता दें कि गोलीय लेंसों में सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्रों से मापी जाती हैं। दूसरा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चौथा पॉइंट क्या है? जिस ओर से प्रकाश लेंस में प्रवेश करता है उस भाग को ऋणात्मक और उसके विपरीत भाग को हम क्या मानते हैं? धनात्मक मानते हैं, चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस, अर्थात जिधर हम बिंब को रखते हैं वो भाग ऋणात्मक होता है। देखिए कुछ ऐसा है, मैं आपको बता देता हूँ। ये है मेरा ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो साइड हमारी जो होगी उसमें सारे साइन नेगेटिव होंगे, इसके अपोजिट साइड में सारे साइन क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, जो कि मैं बहुत अच्छे से आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलिए बात करते हैं 5वें पॉइंट की। तो क्या है? लेंस में सभी वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब को धनात्मक और आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब को ऋणात्मक। दर्पण में याद होगा वास्तविक में नेगेटिव बताया था, लेंस में वास्तविक में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। 6 पॉइंट है, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब लेंस के धनात्मक भाग में बनते हैं और आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब लेंस के ऋणात्मक भाग में बनते हैं। 7वां और आखिरी पॉइंट है, बिंब की ऊंचाई h सीधा होता है, इसलिए इसे धनात्मक लिखते हैं। बिंब सीधा है तो आभासी और सीधा, यदि प्रतिबिंब h उल्टा है तो वास्तविक और उल्टा इसे ऋणात्मक। लेंस की क्षमता, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण और अपसरण करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। यह उस लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसे P से व्यक्त किया जाता है, क्योंकि लेंस की क्षमता को डायोप्टर कहते हैं और इसको D दिखाते हैं, डायोप्टर का सिंबल, और पावर को P से दिखाते हैं। इसका एसआई मात्रक डायोप्टर है, जिसे D से दिखाते हैं। तो एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर हमारा होता है। यदि फोकस दूरी f को मीटर में व्यक्त करें तो क्षमता जो डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? ऋणात्मक होगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, P बराबर 1/f। ये फॉर्मूला किसके लिए है? मीटर के लिए है। और यही अगर 100/f करेंगे तो ये किसके लिए? सेंटीमीटर के लिए हो जाएगा। तो इसी के साथ में हमने अपना जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से कर लिया है कंप्लीट। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा जल्दी से जा करके वॉच करें, पार्ट 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। पार्ट 1 उसका अपलोड हो गया है, पार्ट 2 आपका अपलोड कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एक एक चीज़ें बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी। आपको बता दूं कि 25 क्वेश्चंस हैं इससे, और इनके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आना है। सिर्फ यही 25 क्वेश्चन अगर आप तैयार करते हैं तो आपको मिलेंगे पूरे और पूरे मार्क्स। तो इसी के साथ में हम मिलते हैं अगले चैप्टर के थ्योरी की वीडियो के साथ में, यानी कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। बहुत ही शानदार चैप्टर है। इसके साथ में 2 चैप्टर और आपके फिजिक्स के बचेंगे। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर यानी कि रासायनिक समीकरण हो चुका है, इसके साथ ही दूसरा चैप्टर जो है वो शुरू होगा आपके फिजिक्स के इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद में। उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड कर दिए गए हैं। जिन्होंने नहीं देखा फटाफट से जाइए प्लेलिस्ट में वॉच करिए, या आई बटन पे भी क्लिक करके आप वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं शानदार वीडियो के साथ में। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इस बार 95+ कौन कौन लाना चाहता है कमेंट करके बताएं। साथ ही बोर्ड एग्जाम की फुल प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF के लिए जरूर जुड़ जाएं।